यहाँ पर रोको आप। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए। स्पिंडल का उपयोग बड़ी मशीनों में कई ब्रूस को जोड़ने के लिए हम करते हैं इसका, ठीक है, जो लगाए गए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये ब्रूस होल्डर का डायग्राम है, ये स्पिंडल का डायग्राम है, ठीक है। और छोटी मशीन के लिए केवल 2 ब्रूस ही हो सकते हैं। सभी स्पिंडल इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड का मतलब एक किस्म से लैमिनेटेड, ठीक है ना। और ब्रूस रोकर से जुड़े होते हैं। ब्रूस रोकर को या तो एक छोटी मशीन में बियरिंग कवर द्वारा या योक के जुड़े पैकेट द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 14 में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ब्रूस रोकर की स्थिति को बदलकर तटस्थ अक्ष पर ब्रूस की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। अब ब्रूस की स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों करते हैं चेंज, ठीक है ना। ब्रूस की स्थिति को हम कैसे चेंज करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप बस ये चीज इसमें देखने वाली बात सिंपल एक है, ये लाने का रीजन बस यही था कि आपको उसका डायग्राम देखना है, क्योंकि आपके आईटीआई के पेपर में डायग्राम आते हैं अधिकतर, मतलब चित्र दे देगा पेपर में और पूछ लेगा बताओ ये किसका डायग्राम है, ठीक। तो ये लाने का रीजन मेरा बस एक ही है, ठीक है ना। ब्रूस की स्थिति के बारे में बताएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, जो मेन चीज है, ठीक है ना, जीएनए एमएनए में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, इसका डायग्राम देख लो बस, ठीक है ना। ये ब्रूस होल्डर है इस प्रकार से, और ये मेरे पास एस स्पिंडल फॉर ब्रूस होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चित्र आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एक बार देख लो, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगा, उसमें एक बार देख लियो आप लोग, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। आ गए, आ जाओ। बियरिंग्स जो अभी पेपर हुआ है 2024 में, ठीक है, उसमें 2024 के पेपर में ये आ चुका है, क्योंकि 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आए थे ना, 2022 के एग्जाम में आए। अब की बार ये नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस प्रकार से 2025-26 अपना चलता रहेगा इस प्रकार से, क्योंकि नए नए क्वेश्चन सेट करते हैं वो। उनकी विश्वसनीयता के कारण बॉल पिन का बियरिंग का अक्सर उपयोग किया जाता है, हालांकि भारी कार्य के लिए रोलर बियरिंग्स होते हैं। बियरिंग्स का यूज किस लिए करते हैं आप लोग, है ना, रोटेशन सही हो, ठीक है ना, इसके लिए करते हैं आप लोग। तो ये सिंपल है, आपसे क्या पूछेगा वो, आपसे कुछ डेफिनेशन कुछ नहीं पूछेगा, है ना। भारी कार्यों के लिए किसका यूज करेंगे ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो सिंपल आपसे पूछेगा भाई कि ये बताओ कि ये चित्र किसका है और ये चित्र किसका है, ठीक है। अगर बना सकते हो कॉपी पे तो बना लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये मेरे पास बॉल पिन है। बॉल पिन जो बॉल बेयरिंग होते हैं, बॉल बेयरिंग इस प्रकार से, इसमें गोल गोल गोटियां सी होते हैं इस प्रकार से। जो बॉल बेयरिंग होता है उसमें गोल गोल गोलियां आपने देखी होंगी, गोल गोल गोली की तरह होती है, उसे बोलते हैं बॉल बेयरिंग। एक होता है मेरे पास रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग में इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से बेलन की टाइप की छोटी छोटी गोलियां होती है, बेलन की टाइप की इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से होती है। तो वो क्या, कौन सा, रोलर बेयरिंग। तो दोनों ही आपको बेयरिंग के जो चित्र है वो दोनों ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। आगे एक आता है मेरे पास एंड प्लेट। एंड प्लेट का उपयोग आप लोग जानते होंगे, जो मेरे पास योक होता है बॉडी उसको ढकने के लिए बैक कवर से, इस प्रकार से एंड प्लेट का उपयोग किया जाता है। अंत प्लेट यानी कि अंत में जो प्लेट जो कवर करती है मेरे पास योक को, यह अंत प्लेटों में बियरिंग रखे जाते हैं और इन्हें योक के से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। वे आर्मेचर को घर्षण रहित घुमाव के लिए और आर्मेचर को फील्ड पोल एयर गैप में रखने के लिए मदद करते हैं। एंड प्लेट इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। चित्र आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। ये मेरे पास एंड प्लेट होती है। एंड प्लेट को पीछे के साइड यो के लगाओ और उसके बाद उसको पेंच पीछे से घस दो और मामला डन, ठीक है ना। तो ये होता है मतलब एंड प्लेट इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले समीकरण लिखवाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ बता देता हूँ आपको। कल मैंने जो पिछली क्लास हुई थी जिससे मैंने जनरेटर के कैसे जनरेटर काम करता है, बिजली कैसे बनती है, उसके बारे में बताया था कि उसमें मैंने स्लिप रिंग और एक स्प्लिट रिंग का यूज किया था, ध्यान हो, है ना। एक मैंने यूज किया था स्लिप रिंग का, किया था ना, ठीक है जी। सर मैंने एक चीज का यूज और किया था, स्प्लिट रिंग। एक स्लिप रिंग थी मेरे पास और भैया मेरे पास एक थी स्प्लिट रिंग, दो चीजें थी मेरे पास, ठीक है। जो मेरे पास स्प्लिट रिंग थी वो इस प्रकार से थी, ठीक। जो मेरे पास स्लिप रिंग थी वो सिंपल इस प्रकार से थी, गोल गोल थी ना, ध्यान रखा होगा। स्लिप रिंग का यूज हमने किस लिए किया था, ध्यान हो किसी को, है भाई, याद है। स्लिप रिंग का जो यूज किया था हमने, स्लिप रिंग हमने इसलिए लगा रहे थे क्योंकि क्या हो रहा था, जब हमने अगर हमें किसी बल्ब लगाना होता, बल्ब है ना, बल्ब लगाना होता, हम डायरेक्टली भी देखो स्लिप रिंग क्या देता है हमें, एक किस्म से एसी देता है डायरेक्टली, क्या देता है, एसी।
क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जनरेटर के अंदर क्या जनरेट हो रहा था, ये बताओ, एसी होता था, डीसी हो रहा था, बताओ आप लोग। आप लोगों को सब कि पिछली क्लास हुई थी, मुझे को लग रहा है दूसरी क्लास में मैंने बताया था ना, शायद मेरे को तीसरी क्लास में वैसे करवाई थी आपको वर्गीकरण वाली, हाँ दूसरी क्लास में मैंने करवाया था आपको कि जो मेरे पास जनरेटर जब घूम रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या जनरेट हो रहा था, तो भैया एसी जनरेट हो रहा था, भले ही वो डीसी जनरेटर था, लेकिन उसके अंदर एसी बन रही थी कि नहीं बन रही थी, आपको पता है। बिल्कुल। तो हमने क्या काम किया था, हम बल्ब जलाना चाह रहे थे। अब बल्ब जलाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तारों को कनेक्ट कर दिया था, लेकिन जब अंदर की जब कोयल घूम रही थी तो बल्ब के जो तार हैं वो उलझ रहे थे, है ना। तो ये इस चीज का निवारण करने के लिए हमने लगा दिया स्लिप रिंग। ठीक है, तो ये सिंपल क्या देता है, अब स्लिप रिंग हमने लगा दिया तो स्लिप रिंग क्या करेगा, एसी ही प्रदान करेगा, ध्यान रखना। स्लिप रिंग का, आप सुनो मेरी बात को लिए, सवाल पूछेगा कि स्लिप रिंग का यूज किस लिए करते हैं, एसी लेने के लिए, बस सिंपल, एसी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अब वो तो मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन मेरे भाई जो मेन चीज होती है वो आती है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग में क्या हो रहा था, अब यहाँ पर उसके बाद हमने, ये तो क्लियर हो गया था, ये तो क्लियर हो गया था, हमें एसी मिल रहा था, लेकिन हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था बाहर डीसी, क्योंकि हमारे पास डीसी जनरेटर हम बना रहे थे। तो डीसी के लिए हमने क्या किया, स्लिप रिंग को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, ये बनाई थी हमने स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग में हमने क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिए कॉइल्स को, इसे कनेक्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने घुमाया था तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो बार बार वो चेंज हो रही थी, यानी कभी ये हिस्सा जो है वो कभी ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे जा रहा था, हो रहा था ना, कि यही कंडीशन ही तो हो रही थी भाई। दो कोयल के इस प्रकार से हिस्से थे, इस प्रकार से थे, ए और बी करके दो हिस्से थे, ठीक है ना, कोयल के। जब ये घूम रहा था, कभी ए वाला हिस्सा ऐसे घूम रहा था, यानी कि कभी तो ये ऊपर उठ रहा था ए वाला हिस्सा, फिर नीचे जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रही थी, एसी सप्लाई बन रही थी। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगा दिया था, जो करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से बचा रहा था, बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, सवाल कैसा पूछेगा। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ, पेपर में आया था क्या, सवाल आया था पेपर में, हाँ सवाल सिंपल, हाँ ये पूछ रखा था कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। तो स्प्लिट रिंग क्या देता है मेरे भैया, डीसी सप्लाई, क्या देता है, डीसी सप्लाई, डी सप्लाई प्राप्त करने के लिए, या फिर आपको पेपर में दे देगा कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, या फिर आपको लिखोगे एक दिशा में धारा प्रदान करता है। एक दिशा का मतलब क्या होता है भाई, जो डीसी करंट होता है वो कैसे चलता है, इस प्रकार से तो चलता है मेरे भाई, वो सीधी रेखा में चलता है कि नहीं चलता है, डीसी अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो कैसे चलता है, इस प्रकार से चलता है कि नहीं चलता है एसी करंट, ठीक है। तो बस ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, इनको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इनको आप नोट कर लो, क्योंकि ये यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। देखो ज्यादा मैं डीपली नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं इस हिसाब से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, और पेपर आपको पॉइंट टू पॉइंट में क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। ये तो हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। चलो, अब आता है ईएमएफ का समीकरण। अच्छा जी सर, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, वैसे तो इसका सॉल्यूशन है कैसे निकलेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पे ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, हमें निकाल कर नहीं देना कि जो मेरे पास ईएमएफ का समीकरण आया कहां से, वो नहीं पूछेगा कहां से आया कैसे निकाले, वो डायरेक्टली देगा आपको न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूला। ईएमएफ के समीकरण से यहाँ पर फॉर्मूले भी निकलता है, फॉर्मूले से क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला देता है कि बताओ ईएमएफ का समीकरण कौन सा है, दूसरा, या फिर आपको न्यूमेरिकल देगा, दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हो, अधिकतर मोटिव लिखा जाता है तो हम मोटिव लिख लेते हैं, तभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने लिख दिया, एक स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो तो बता दियो भाई, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी पक्की नहीं है, ठीक है।
चलो जी, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो आपने सर बता दिया कि चलो ठीक है कि ये हमारे पास विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब हमें ये बताइए कि इसकी आवश्यकता क्यों, मतलब क्या मामला था, क्या क्यों यूज करते हैं इसका फॉर्मूले का। देखो मेरी बात को सुनो, मेरे पास ये था सिस्टम, ये एन पोल था, ये एस पोल था। इस प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे थे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। जब ये मेरे पास घूम रहा था, ये कॉइल जब मेरे पास रोटेट हो रही थी, तो ये चुंबकीय फ्लक्स को काट रही थी ना। यहां पर क्या जनरेट हो रहा था, ईएमएफ। अब हमें पता नहीं है कि जनरेट तो हो रहा है, लेकिन हो कितना रहा है ये भी तो पता होना चाहिए भाई। जब जनरेटर बिजली दे रहा है हमें, भाई मिल कितनी रही है हमें बिजली, बना कितनी रहा है, पता कैसे लगेगा। तो ये ईएमएफ की गणना करने के लिए, इस विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। कौन सा, मैं भी आपको बता रहा हूं कि हमें पता कर सके कि जब यहां पर ये चुंबकीय फ्लक्स कटेंगे आर्मेचर के द्वारा, तो भैया वहां पर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये पता करना था। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो मेरे पास सिंपल एक कोयल थी, हमने सिर्फ एक ही स्प्लिट रिंग लगाया था यहां पर। बोलो हाँ या ना, लगाया था ना, एक स्प्लिट रिंग लगाया था हम। यहां पर क्या होता था, यहां पर फिर क्या होगा, इसमें क्या था, इसमें पल्सेस के तौर पे हमें सप्लाई मिल रही थी, यानी कि कभी कभी कम डाउन है ना, मतलब जो है ना मतलब कभी ज्यादा मिल जा रही थी, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल क्या करते हैं, स्लिप रिंग लगा देते, है ना, तोड़ तोड़ के इस वजह से। और उसी को हमने नाम दे दिया था क्या, कम्यूटेटर। क्या देते ना, कम्यूटेटर। अब जितने मेरे पास कितने होंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग लगाएंगे, इसके साथ छोटे छोटे, उतनी हम क्या करेंगे, कोयल्स का यूज करेंगे। ठीक है। जितना ध्यान रखना कि जितने ज्यादा हम स्लिप रिंग का यूज करेंगे, उतने ज्यादा अंदर कोयल भी में लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक रिंग के साथ एक तो कोयल लगाएंगे, फिर जब मल्टीपल हम स्लिप रिंग लगाएंगे तो उसके बाद हम मल्टीपल ही कोयल्स भी लगानी पड़ेंगी। और वो फिर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, बंच बन जाता है पूरा। जैसे आपने गोल गोल देखा होगा ना जनरेटर के अंदर, आर्मेचर के अंदर, वो पूरे कोयल ही तो होती है, और जो बाहर गोल गोल करके मैंने कंप्यूटर का आपको डायग्राम दिखाया था पहली क्लास में, तो बस इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है। और एक चीज, चलो इसको मैं मतलब कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो मेरे पास फ्लेमिंग का नियम है भाई, उसको जरूर याद कर लियो। ठीक है ना। उसमें कौन कौन सा अंगूठा क्या दर्शाता है, ठीक है ना। बताया था ना, अंगूठा क्या दर्शाता है मेरे पास, फोर्स, कि मेरे पास जो जनरेटर है वो घूम किस साइड रहा है, ऊपर की साइड कोयल या नीचे की साइड घूम रही है। ये जो उंगली थी ये क्या दर्शा रही थी, ये दर्शा रही थी मेरे पास चुंबक क्षेत्र की दिशा। और मेरे पास ये उंगली क्या दर्शा रही थी, करंट। तो हमें बस इतना देखना है कि जिसमें ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, और जो आर्मेचर जो हमारे पास अंदर कोयल घूम रही थी, है ना, वो कितने फ्लक्स को काटेगी, ये गिनती करनी है बस हमें। ये पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बना है। ठीक है। ये ईएमएफ का, ये क्या है मेरे पास, जेड एन पी फाइव अपॉन में 60 ए। ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे भाई कहीं ना कहीं आपने देखा पढ़ा सुना होगा। और ध्यान रखना ये आरपीएम में होता है, रोटेशन पर मिनट। ठीक है ना, आरपीएम में। अब इसकी जो चीजें हैं उसको आप एक बार समझ लीजिए कि यहां पर जो ई है मेरे भाई, है ना, जो मेरे पास ई है, ये दर्शा रहा है किसे, ई एम एफ को, इसको दर्शा रहा है ई एम एफ को। ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास यहां पर जो एन है, ठीक है, जो आपको ये एन दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं जेड का बताता हूं, है ना। जेड मेरे भाई चालकों की संख्या। उसके बाद जो ये एन है, एन क्या है मेरे पास, ये है आर्मेचर की गति। इसकी मेरे भाई आर्मेचर की गति, और ये गति होगी किसमें, आरपीएम में। ठीक है ना। बिल्कुल सर। पी क्या है सर यहां पर, भाई पी जो है यहां पर वो है पोलों की संख्या। ठीक है। पोल, जो मैंने पोल बताए थे, पोल शो। ठीक है। पाई क्या है यहां पर, पाई है मेरे पास फ्लक्स। क्या है यहां पर, पाई मेरे पास फ्लक्स है। ए क्या है मेरे पास यहां पर, ए है मेरे पास समांतर पथों की संख्या। ठीक है, समांतर पथों की संख्या। क्लियर है। ए क्या है मेरे पास, समांतर पथों की संख्या। अब इसको आप लोग बस नोट कर लो, इसी के बिहाफ पर आने वाले टाइम में हम न्यूमेरिकल देखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना।
ठीक है ना। इसी के भी आप पर सब कुछ चीजें चलेंगे। ये फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट है, ZNP5 अपॉन में 60 है, बस इतना ध्यान रखना। और धीरे धीरे इस पर न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को बाद में। न्यूमेरिकल जब हमारी